फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक के बाद जो स्टॉक मार्केट्स में रैली आया था उसके कारण काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले थे, लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स में अगर आप स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। इनफैक्ट सेंसेक्स को अगर आप देखें तो सेंसेक्स का जो हाई हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2021 और उसके बाद से ये ऑलमोस्ट 16 to 17% गिर चुका है। और अगर आप इस साल का भी परफॉर्मेंस देखें तो इस साल दैट इज 2022 में भी ये अबाउट 10% गिर चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में इस साल मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अभी तक क्या रहा है और इस साल का जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बचा हुआ है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगा। मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लास्ट ईयर दैट इज 2022 के लास्ट फ्यू मंथ्स में स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आने लगा था और इन करेक्शंस का टू इंपॉर्टेंट रीजंस था। फर्स्ट ऑफ कोर्स था इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड थे और सेकेंड रीजन था कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट ईयर ये जो एक्सेस लिक्विडिटी था मार्केट में वो कम हो जाएगा, तो जो क्वांटिटी ईजिंग चल रहा था उसे खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगेंगे। सो नाउ करेंटली अगर आप मार्केट कंडीशंस को देखें तो हमारा जो सेकंड रीजन था कि क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म हो जाएगा वो ऑलरेडी हो रहा है। इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इस साल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट रीज़न था कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा था लास्ट ईयर, वो रीज़न फिलहाल नहीं है। अगर आप करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट रीजनेबली वैल्यूड हो गया है। करेंटली अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखें तो निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अबाउट 19.5 है और लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है अबाउट 18 का, तो वैल्यूएशन वाइज निफ्टी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। सिमिलरली अगर आप सेंसेक्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो ये अबाउट 93% है फिलहाल और लॉन्ग टर्म एवरेज जो रहा है वो रहा है अबाउट 85 to 89% का। सो मार्केट कैप टू जीडीपी वाइज ऑल्सो हमारे स्टॉक मार्केट्स फिलहाल ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। दिस ईयर दैट इज 2022 में हमारे सामने टू मेजर प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स है रसिया एंड यूक्रेन का वॉर, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और हमें नहीं पता है कि ये और कितने महीनों तक चलेगा। तो इसके कारण जो ओवरऑल क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। एंड सेकेंड रीज़न है हाई इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स हमें लास्ट ईयर ये पता था कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। अगर आप यूएस का इन्फ्लेशन फिगर्स देखें तो फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा है। मार्च में उनका रिटेल इन्फ्लेशन था अबाउट 8.5%, अप्रैल में ये थोड़ा कम हुआ एट 8.3% और मई में अगेन ये ऊपर जा चुका है एट 8.6%। और ये जो 8.6% का इन्फ्लेशन है वो 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप यूएस के सेंट्रल बैंक दैट इज फेड रिजर्व का जो कंफर्टेबल इन्फ्लेशन फिगर देखें तो वो है अबाउट 2% का। तो 2% का जो कंफर्टेबल फिगर है और करेंटली इन्फ्लेशन है 8.6%, इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डिफरेंस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है यूएस का दैट इज फेड रिजर्व वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। और अगर आप इंडिया में इन्फ्लेशन का फिगर देखें तो अप्रैल में ये था अबाउट 7.79%, जो कि मई में घटकर हो गया है 7.04%। और इंडिया में सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का कंफर्टेबल फिगर है वो है 4% प्लस एंड माइनस 2%। दैट इज 2% से 6% का जो इन्फ्लेशन फिगर है वो इंडिया में सेंट्रल बैंक के लिए कंफर्टेबल फिगर है और फिलहाल इन्फ्लेशन अबाउट 7% का है। तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इंडिया में ऊपर गया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू यूएस। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन अगर आप यूएस का 10 ईयर जीसेक देखें जो कि 3% से कम ट्रेड कर रहा था वो फिलहाल ऑलमोस्ट 3.4% तक चला गया है। और अगर आप इंडिया में भी 10 ईयर जीसेक का करंट यील्ड देखें तो वो भी
7.6% के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज यूएस सेंट्रल बैंक दैट इज फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, तो मार्केट्स ने ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट टू 75 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक को प्राइस इन कर लिया है। तो अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मोस्टली मार्केट्स उसे पॉजिटिवली ही लेगा, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है तो शायद मार्केट फ्लैट या फिर कुछ हद तक नेगेटिव हो सकता है। सो नाउ मार्केट का अगर आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखें तो ऑफ कोर्स ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या होता है, वहाँ पे लाइक ये एस्केलेट होता है या फिर वॉर कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। सेकेंड रीज़न ऑफ कोर्स होगा कि इन्फ्लेशन कितनी तेज़ी से बढ़ता है, क्या ये बढ़ता है या फिर कम होता है। और थर्ड रीज़न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होगा कि इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट दैट इज़ अर्निंग्स कैसा आता है। अगर ये अर्निंग्स अच्छा आता है तो ओवरऑल ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन अगर ये अर्निंग्स जो हमारा एक्सपेक्टेशन है उससे कम या काफ़ी कम आता है तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आ सकते हैं। सो ओवरऑल ये कमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में स्टॉक मार्केट्स में क्या होगा। ये टोटली डिपेंड करेगा कि जिन फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है वो फैक्टर्स इन कमिंग फ्यूचर कैसे पैन आउट करते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड हो गए हैं, और जब भी स्टॉक मार्केट्स फेयरली वैल्यूड होता है तो ऑफ कोर्स हमें उस तरह के स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो नाउ इस तरह के मार्केट कंडीशन में मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अभी तक क्या रहा है और गोइंग अहेड इन फ्यूचर मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट ईयर भी ये बताया था कि नेक्स्ट ईयर दैट इज 2022 स्टॉक मार्केट्स के लिए या फिर डेट मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ चुके थे और बिकॉज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगा था और साथ ही जो मार्केट्स का ओवरऑल वैल्यूएशन था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्यू हमें पहले से ये पता था कि स्टॉक मार्केट्स में 2022 में शायद हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये साल काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही हमें ये भी लगा था कि जो फर्स्ट हाफ है वो रिलेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वहीं पे एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है या फिर इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, और साथ ही जो स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन है वो किस हद तक कम होता है। सो एज एक्सपेक्टेड फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर अच्छा खासा करेक्शंस आ चुका है। तो मोस्टली अगर जो 3 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो पैरामीटर्स अंडर कंट्रोल रहे तो सेकेंड हाफ में ज़्यादा करेक्शंस नहीं आने चाहिए। सो मेरे पास इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी सरप्लस कैश था उसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट को मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है विद अ 12 मंथ SIP, दैट इज जनवरी से दिसंबर तक मेरा SIP चलेगा, और जो 50% का इक्विटी का कॉर्पस है वो कंप्लीट 12 मंथ्स में इन्वेस्ट होगा। और जो इक्विटी का सेकंड पोर्शन है उसे मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आउट ऑफ दिस 4 पार्ट्स 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है और 2 पार्ट्स अभी तक बचा हुआ है। तो ओवरऑल जो इक्विटी का पोर्शन है उसमें 60% ऑलरेडी मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं और 40% स्टिल मुझे इस साल इन्वेस्ट करना है। सो नाउ इस तरह के मार्केट कंडीशन में एक रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में दैट इज स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि फिलहाल आप अपना एक्सपोजर लार्ज कैप के स्टॉक्स में ज़्यादा रखें और मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर रिलेटिवली कम रखें। और साथ ही आप जब अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करें तो आप ध्यान में रखें कि अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक में डिफरेंस होता है। तो अच्छा स्टॉक हम उस कंपनी के स्टॉक को बोलेंगे जो कि ऑफ कोर्स अच्छा प्रॉफिट और अच्छा सेल्स जनरेट कर रहा है, लेकिन साथ ही उसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। फिलहाल आप वैसे स्टॉक्स को अवॉइड करें जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, या फिर वैसे स्टॉक्स
जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आप अगेन लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में रिलेटिवली ज्यादा एक्सपोजर लें एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिलेटिवली कम एक्सपोजर लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मिड कैप या स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं उसमें एक्सपोजर नहीं लें, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि उसमें एक्सपोजर आप कम ले। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले, वो है आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर कर लें। तो आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो उससे पहले आप अपना गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल जरूर कंफर्म कर लें और उसके बेसिस पे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी तरह का इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से कम है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगा फिलहाल वो ऑफ कोर्स होगा SIP रूट। आप जो एवरी मंथ अपना SIP करते हैं उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपके पास लमसम पैसा है जिसे आप इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे आप STP के थ्रू नेक्स्ट 6 मंथ्स में इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस लमसम पैसे को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आए तो आउट ऑफ दिस 2-3 पार्ट्स आप 1 पार्ट इन्वेस्ट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।